चारधाम यात्रा में फर्जी वीडियो पर एक्शन। भ्रामक वीडियो फैलाने पर एक और एफआईआर दर्ज हुई। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए फैलाई गई फर्जी कहानी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित। 10वीं और 12वीं के नतीजे आए। 10वीं में अक्षत गोपाल ने किया टॉप। 12वीं में गीतिका और सुशीला ने मारी बाजी। हरिद्वार में हीटवेव का असर। स्कूल टाइम बदला। 27 अप्रैल से 26 मई तक नया शेड्यूल लागू। स्कूलों में पानी, ओआरएस और वेंटिलेशन के भी निर्देश। डीएम मयूर दीक्षित ने जारी किए आदेश। हरिद्वार में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। ढाबों होटलों पर छापेमारी तेज हुई। नियमों के उल्लंघन पर कई ढाबों को नोटिस जारी। ढाबों होटलों पर छापेमारी नोटिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और खबर यह है कि चारधाम यात्रा में फर्जी वीडियो पर एक्शन हुआ है। भ्रामक वीडियो फैलाने पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है और फर्जी वीडियो से भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी। फर्जी नैरेटिव फैलाने वालों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रशासन ने अब असली सच्चाई इसकी बताई है। बताया जा रहा है कि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए यह फर्जी कहानी फैलाई गई थी। एफआईआर दर्ज होते ही फेक पोस्ट कर रहे हैं डिलीट। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और बड़ी जानकारी यह है कि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था। प्रशासन की ओर से भी यह कहा गया था कि चारधाम यात्रा को अगर बदनाम करने की कोशिश की तो फिर खैर नहीं है, आपको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक कई एफआईआर, कुल मिलाकर के अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 4 एफआईआर फर्जी खबर फैलाने के आरोप में अब तक दर्ज हो चुकी हैं और चारधाम यात्रा को बदनाम करने वालों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। बताया जा रहा है कि एक जो वीडियो बनाई गई थी, जो फर्जी खबर फैलाई गई थी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने थे। सोचिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अफवाह फैलाई गई, फर्जी वीडियो बनाई गई, चारधाम यात्रा को बदनाम किया गया। लेकिन अब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और कहा जा रहा है कि नियम के अनुसार आगे भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग भी अगर चारधाम यात्रा को लेकर किसी तरह की कोई भी भ्रामक खबर फैलाने की कोशिश करेंगे, कोई गलत सूचना देंगे, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि ऐसी कार्रवाई आपके खिलाफ भी हो जाए। क्योंकि चारधाम यात्रा को बदनाम करने के लिए, अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिए, आप सोचिए कि लोग कैसी कैसी कहानी गढ़ रहे हैं। इसीलिए अब आपको सचेत होने की जरूरत है। शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं, परेड ग्राउंड से सीधा हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर जानकारी और बातचीत के लिए। शुभांगी, हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार फर्जी खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं चारधाम यात्रा को लेकर, और उसके बाद एक्शन भी हो रहा है और ये चौथी एफआईआर दर्ज की गई है। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले 3 एफआईआर कल तक दर्ज की गई थी और अब एक और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार चारधाम यात्रा की शुरुआत के बाद से अब भ्रामक खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियोस डाली जा रही हैं जो कि सत्य नहीं है, उन पर लगातार अब कार्रवाई होती नजर आ रही है। क्योंकि 24/7 अब जो सोशल मीडिया टीम है वो निगरानी रखी हुई है सोशल मीडिया पर जो भी वीडियोज अपलोड की जा रही है उनको लेकर। इससे पहले भी जो वीडियोज जारी की गई थी उसमें ये बोला गया था कि लोगों को दर्शन करने से वंचित रखा जा रहा है, उनको दर्शन नहीं करवाए जा रहे हैं और अलग अलग तरीके की बातें थी। इस बार जो एफआईआर हुई है इसमें भी ये वीडियो में देखने को मिला कि ये कहा गया कि एक वृद्ध व्यक्ति थे जिनकी डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद भी उनकी मदद नहीं की गई और उसके अलावा केवल वीआईपी दर्शन वहां पर करवाए जा रहे हैं। जो अन्य लोग दूर दूर से आ रहे हैं उनको वंचित रखा जा रहा है दर्शन करने से। इस पर अब प्रशासन ने संज्ञान लिया है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब लोगों से पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर आप क्यों इस तरीके की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारी पुरानी वीडियोज भी अब वायरल हो रही है जिनको इस साल का बताया जा रहा है और ये बताकर वायरल किया जा रहा है कि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी और अन्य प्रशासन के लोग लगातार वहां पर जाकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और लगातार बयान भी जारी कर रहे हैं कि हमारी तरीके से पूरी व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। लेकिन जो लोग इस तरीके की भ्रामक खबरें फैलाएंगे, फॉल्स न्यूज फैलाएंगे, उन पर लगातार कार्रवाई होगी। और अभी केवल 4 एफआईआर हुई है, अभी भी और कुछ वीडियोज चिन्हित की गई हैं जिन पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल,
शिवांगी, तो लगातार लोग जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। उनको पता है कि कार्रवाई की जाएगी। सरकार और प्रशासन दोनों इस मामले को लेकर बहुत सख्त हैं। उसके बावजूद भी लोग अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, क्योंकि जब चारधाम यात्रा शुरू नहीं हुई थी उससे पहले ही मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया था मीडिया के जरिए कि अगर इस बार कोई भी फेक न्यूज फैलाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और कोई भी अब यहाँ पर आकर, खासकर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, जो लगातार अपनी व्यूअरशिप के लिए इस तरीके की खबरें फैलाने का प्रयास करते हैं, उनको सचेत किया गया था। लेकिन वो अभी भी नहीं मान रहे हैं। अभी भी जो ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई जगहों से आ रहे हैं और फेक न्यूज फैला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वहां पर अगर किसी की डेथ होती है तो वहां पर मेडिकल टीम नहीं है, वहां पर दर्शन के लिए लोग आ रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं है, खाने पीने की, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में जो लोग इस तरीके की फेक वीडियोस बना रहे हैं उन पर अब खुद सोशल मीडिया टीम्स नजर रखी हुई हैं और अभी आगे भी कई सारे वीडियोस को लेकर कार्रवाई होने वाली है। और ऐसे लोग, यही कारण था कि इससे पहले भी 50 से 60 मीटर के दायरे में लोगों के मोबाइल फोन्स बैन किए गए थे ताकि कोई भी इस तरीके की भ्रामक खबरें ना फैलाए। लेकिन मंदिर परिसर से दूर जाकर भी लोग फेक न्यूज फैलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, केवल और केवल व्यूअरशिप के लिए। ऐसे में अब ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी वीडियोस को चिन्हित किया जा रहा है और अब उस पर एक्शन लिया जाएगा। चलिए, बिल्कुल, मैं आता हूं आपके पास। शुभांगी, एक बार फिर से हम आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। और बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का जो रिजल्ट है उसको घोषित किया गया है। 10वीं और 12वीं के नतीजे आए हैं। 10वीं में अक्षत गोपाल ने टॉप किया है और इसके साथ ही जानकारी यह मिल रही है कि 12वीं क्लास में गीतिका और सुशीला ने बाजी मारी है। 2,15,252 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा को दिया था। 10वीं में 1,12,266 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जबकि 12वीं में 1,02,986 परीक्षार्थी शामिल हुए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। और अगर आप भी अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप भी रिजल्ट देख सकते हैं। ubse.uk.gov.in पर आप अपने नतीजे देख सकते हैं। यानी कि अगर आपके किसी सगी संबंधी ने, आपके किसी बच्चे ने या आपने खुद अगर ये परीक्षा दी है, चाहे वो 10वीं की हो या फिर 12वीं की हो, तो उत्तराखंड बोर्ड की तरफ से अब परीक्षा जो है, जो आयोजित कराई गई थी, उसके नतीजे घोषित कर दिए हैं। ubse.uk.gov.in पर जाकर आप अपने परीक्षा का परिणाम देख सकते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ubse.uk.gov.in ये वो वेबसाइट है जिस पर जाकर आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं, नतीजे देख सकते हैं। लेकिन 10वीं और 12वीं के जो नतीजे सामने आए हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले नहीं है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, क्योंकि लगभग हर साल ऐसा ही देखने को मिलता है कि जो बेटियां हैं वो ज़्यादातर बाजी मारती हैं और कुछ ऐसा ही इस बार भी देखने को मिला है। और वो कहा जाता है ना कि छोरियां छोरों से कम हैं, कि वो एक फिल्म का डायलॉग है और यही एक बार फिर से उत्तराखंड में देखने को मिला है। और यहाँ एक बार फिर से छोरियों ने बाजी मारी है, बच्चियों ने बाजी मारी है। 12वीं की खासतौर पर बात करें तो गीतिका और सुशीला ने, बताया जा रहा है कि टॉप किया है। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। परीक्षा देने के बाद से ही लगातार जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, इस बात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उनका इंतजार समाप्त हुआ। प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा 2026 का परीक्षाफल वर्ष 2025 की तुलना में 1.33% अधिक रहा है। सम्मान सहित मतलब 75% से अधिक अंक उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या। और शुभांगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। शुभांगी, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है और 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है और किस तरीके से एक बार फिर से बेटियों ने बाजी मारी है? बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आज जारी हो गया है और जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो लगातार इंतजार कर रहे थे इस रिजल्ट का, क्योंकि बेहद मेहनत जो है वो बच्चे करते हैं अपने बोर्ड्स के लिए। ऐसे में इस बार 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने परीक्षाएं दी, जिसमें जो रिजल्ट अभी तक घोषित हुआ है उसमें अगर यूके बोर्ड की हम बात करें तो 10वीं में अक्षिता गोयल ने टॉप किया है और 12वीं में टॉपर गीतिका है और सुशीला है। यानी कि हम 10th और 12th दोनों में देख रहे हैं कि बेटियों ने इस बार बाजी मारी है। यानी कि बेटियां हर काम में आगे हैं और 10th और 12th के बोर्ड्स में भी सबसे अव्वल नजर आ रही है इस वक्त में, क्योंकि यूके बोर्ड के रिजल्ट आज जारी हुए हैं। तो मैं स्कूल में हूं जहां पर बच्चे देखिए अपने रिजल्ट्स निकलवा रहे हैं अपने टीचर्स से और बड़े एक्साइटेड है देखने के लिए कि जो हमने मेहनत की थी क्या उसका रिजल्ट आया। क्या आपका रिजल्ट आ गया? हाँ। कितनी परसेंट आई?
अभी परसेंटेज हमें ही निकालनी पड़ेगी, सेकंड डिवीजन आई है। सेकंड डिवीजन आई है। कितनी मेहनत करी थी, कितनी देर पढ़ते थे आप एग्जाम के लिए? पढ़ा नहीं था, मतलब उसी टाइम तब रिजल्ट निकला मैंने तभी खोल दी, मतलब उस टाइम पे याद नहीं करा था, मैंने खुद ही देने चली गई थी ऐसे रिजल्ट में। अच्छा, तो अच्छे गए आपके? हाँ। क्या बात है। आपका रिजल्ट? ये मेरी बहन है। बहन है। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चे अपना रिजल्ट देख रहे हैं और आपसे मैं जानूंगी आप कौन सी क्लास में? मैम 10th एग्जाम दिया, अभी 11th में जाऊंगी। तो आपके परसेंटेज निकल गए? ये मैम निकाल रहे हैं अभी। अच्छा, कैसे गए थे एग्जाम? मैम ठीक ही गए थे, एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे कि मैं फर्स्ट डिवीजन से मैं पास हुई। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मेरी मेहनत रंग लाई। क्या बात है। आप भी 10th में? यस मैम, कितनी परसेंटेज? सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन आई है। यस मैम, क्या बात है। कितनी खुशी हो रही है कि मेहनत रंग ला गई? बहुत खुशी हो रही है मुझे तो, ये पास हो चुकी हूँ मैं। वैसे डर लग रहा था कि नहीं हो पाऊंगी, पर सेकंड डिवीजन अच्छी आई मेरी। क्या बात है। हमारे साथ प्रधानाचार्य भी हैं स्कूल की, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है टीचर्स के भी और प्रधानाचार्य की भी। मैम, क्योंकि बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन में आ रहे हैं बच्चे, बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल अच्छा देख रहे हैं, बड़ा पॉजिटिव वे में देख रहे हैं और बहुत अच्छा आएगा। अभी हमारे एक दो, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू रोल नंबर चल रहे हैं, तो अभी हमारे बच्चे हैं जो जरूर कोई न कोई पोजीशन लाए होंगे और गत वर्षों की तरह मुझे लगता है क्वालिटी वाला रिजल्ट जरूर होगा। क्या बात है। तो देखिए, बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं और उसमें स्कूल के पेरेंट्स का भी रहता है और टीचर्स का भी रोल रहता है। कौन सी क्लास में है? 10th A में थी, अभी 11th में आई हूँ। क्या बात है। तो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन? सेकंड डिवीजन। खुश हैं अपनी परफॉर्मेंस से? बहुत ज्यादा। अच्छा, कितनी मेहनत करी थी, क्योंकि बोर्ड्स के लिए बहुत डर लग रहा होगा पहले? बहुत ज्यादा। मैंने तो एक रात पहले पढ़ाई करी थी और ऐसे पेपर देने चली गई थी। मेरे को कुछ उम्मीद नहीं थी, पर मैं हो गई पास। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे क्या करना है? आप तो 12th है, कुछ सोचा है आगे के लिए? हाँ जी, मैं पहले 12th पास करके BA करूंगी, BA के बाद लॉ का कोर्स करूंगी। क्या बात है। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं और ये क्योंकि बालिका इंटर कॉलेज है, बड़ी संख्या में बेटियां पढ़ती हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर रही हैं और जो 10th और 12th पूरे प्रदेश के जो यूके बोर्ड के रिजल्ट आए उसमें भी सबसे ज्यादा बाजी बेटियों ने मारी है। तो हम देख सकते हैं कि जो मेहनत है वो भी रंग लाई है और बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार निकल के आया है। जी बिल्कुल, तो रिजल्ट अच्छा आया है और अच्छी बात यह है कि बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और जैसा कि शुभांगी जानकारी दे रही हैं कि चाहे वो 12वीं की बात करें या फिर 10वीं की बात करें, दोनों ही परीक्षाओं में बेटियों ने ही बाजी मारी है। लेकिन जैसा कि शुभांगी, आपने कई बेटियों से बातचीत की है और उनका ये कहना है कि सेकंड डिवीज़न आई है, उनको तो इस बात की भी उम्मीद नहीं थी। एक रात पहले उन्होंने पढ़ाई की, परीक्षा दी और उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, अच्छे मार्क्स वो लेकर आई हैं। बिल्कुल, देखिए, अधिकतर ये देखने को मिलता है, बच्चों का ये कहना होता है कि हम साल भर तो उतनी पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स होता है, खासकर जब बोर्ड्स होते हैं, तो हम कुछ वक्त पहले ही अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन तब भी जब अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो खुशी एक अलग तरीके की होती है। आप भी 10th में हैं? जी मैम, मैं भी 10th में हूँ अभी। पास हो गए? नो मैम, अभी रिजल्ट देखना है, बाकी है अभी रिजल्ट देखना। कैसा एग्जाम गया था? अच्छा गया था? मैम अच्छा तो गया था, पर मैम Nervousness हो घबराहट है। जी मैम। तो देखिए, कुछ बच्चे अभी इंतजार कर रहे हैं, अपनी परसेंटेज निकाल रहे हैं। मैम जो है उनकी मदद कर रही हैं यहाँ से, उनकी डिवीजन देखने के लिए कि फर्स्ट डिवीजन आई है, सेकंड डिवीजन आई है, कैसे पास हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो मेहनत होती है एक बोर्ड्स के लिए, पूरे साल भर बच्चे मेहनत भी करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम एग्जाम से पहले मेहनत करते हैं, बट जो वो पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन में आए, तो उनकी खुशी एक अलग तरीके की है और वो आगे का फ्यूचर अपना देख रहे हैं, सोच रहे हैं। एक बार थोड़ी सी बात और करेंगे, क्योंकि बालिका इंटर कॉलेज में हम हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ, आपसे हमने बात भी करी। आगे आप किस तरीके से अब और मेहनत करने वाले हैं? कितने, कैसा लग रहा है? जैसा सोचा था वैसा रिजल्ट है? जैसे सोचा था उससे तो अच्छा ही आया है, तो आगे और भी मेहनत करेंगे हम लोग कि इससे भी अच्छा आ सके बस। अच्छा, सबसे ज्यादा मेहनत आपके साथ किसने की है? भाई मम्मी पापा ने की, क्योंकि हमसे ज्यादा मम्मी और पापा को टेंशन थी कि रिजल्ट आया कि नहीं आया, तो उन्हीं ने करी हमारे पीछे। पेरेंट्स खुश हैं आपके रिजल्ट से? अभी हमने बताया नहीं है, अभी बताऊंगी फोन करके। आपके साथ सबसे ज्यादा टीचर्स रहते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, पेरेंट्स मेहनत करते हैं, किसने मेहनत करी सबसे ज्यादा? मैम, मेरे साथ तो मेरे मम्मी पापा, मेरे टीचर्स दोनों ने मेहनत करी है, क्योंकि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि बेटा तुम कर सकते हो। मैं आज खुश हूँ क्योंकि मेरे नंबर अच्छे आए, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, मेरे को सपोर्ट किया। और खास करके मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि वो रात, मैं पढ़ती थी, वो रात भर बैठ के मेरे साथ पढ़ते थे कि मेरी बेटी को कुछ नहीं समझ आ रहा तो मेरे मम्मी पापा मेरे से बोलते कि बेटा मेरे से पूछ जो नहीं आ रहा समझ में। तो मैं दोनों को थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। बस। क्या बात है। तो आप देखेंगे कि खुशी आज बच्चों में जो उत्साह है वो अलग ही है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है उससे पहले नर्वसनेस अलग होती है और आपकी खुशी अलग है। जी,
बहुत धन्यवाद आपका शुभांगी, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन इस बीच सीधे आपको देहरादून ले चल रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। आपको बता दें कि हिमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के मौके पर वो कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी 107वीं जयंती है। मैं उनको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूं। और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं कि एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर, उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर रहकर अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्त करने में, साफ सफाई से काम करने में और एक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई उस समय लोगों के साथ बहुत सहजता से, अनेक बार उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो उनके सामने कभी झुके नहीं, हमेशा डटे रहे। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा है। हम उनके पदचिन्हों पर चलते हुए राज्य को, जो उनके समय में बहुत सारे काम, उनकी लोकप्रियता थी, उसके कारण से आज अनेक संस्थान, अनेक विश्वविद्यालय हमारे राज्य के उनके नाम से चल रहे हैं। आगे भी हम उस दिशा में उनके जीवन से प्रेरणा लेकर काम करेंगे। मैं उनको उनकी जयंती पर नमन करता हूं। आज उनके सुपुत्र श्री विजय बहुगुणा हम सबके वरिष्ठ नेता हैं, लगातार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सौरभ जी उनके सुपुत्र हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। सुबोध भाई, इन्होंने भी काम किया उसके साथ। और विवेकानंद खंडूरी जी, मैं इनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि हर बार यहाँ पर जो है वो इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हम सब उनका स्मरण हमेशा करते रहेंगे। उनको सत नमन। पूरे परिवार की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का और बाकी लोगों जो आज श्रद्धांजलि सभा में और हरिद्वार से एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है और स्कूल टाइम में इसीलिए बदलाव किया गया है। ये बड़ी जानकारी 27 अप्रैल से 26 मई तक का जो नया शेड्यूल है वो लागू किया गया है, जिसमें बच्चों की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा फैसला हुआ है। स्कूलों में पानी, ORS और वेंटिलेशन के निर्देश जारी किए गए हैं। DM मयूर दीक्षित ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। कक्षा 5 तक सुबह 7:30 से लेकर 12 बजे तक कक्षाएं चलेंगी, जबकि कक्षा 6 से और 12 तक की जो कक्षाएं हैं वो सुबह 7:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक चलेंगी। तेज धूप में खेल कूद, बाहरी गतिविधियों पर रोक रहने वाली है। यह फैसला इसलिए हुआ है क्योंकि जिस तरीके से अब हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उसके चलते ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया। हरिद्वार के कांगड़ी गांव में दर्दनाक हादसे में बोरवेल के गड्ढे में फंसे मजदूर का शव बाहर निकाल लिया गया है। करीब 10 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मजदूर मनोहर को निकाला गया और जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे निर्माणाधीन मकान में बोरिंग के दौरान यह हादसा हुआ था, जब मजदूर गड्ढे में दब गया। राहत और बचाव कार्य टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। नाम के एक व्यक्ति थे जो एक बोर कर रहे थे और क्योंकि लूज सॉइल थी तो वो मिट्टी गिरने से वो उसमें दब गए थे। तो इसकी सूचना लगभग 10:30 बजे के आसपास ये प्राप्त हुई। उसके बाद रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ, लेकिन बार बार चूँकि सॉइल बहुत लूज थी, जैसा कि आप लोग भी देख ही रहे थे, कई बार प्रयास करने पर भी लूज सॉइल ऊपर से गिर रही थी और उसको रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही थी। यही सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन यहाँ पे हमारी NDRF की टीम थी, SDRF की टीम थी, प्रशासन और पुलिस की पूरी टीमें थी, उनके सहयोग से इसे पूर्ण कर लिया गया। देहरादून में देर रात एयर अटैक की काल्पनिक सूचना पर बड़ा मॉकड्रिल किया गया। इस दौरान शहर में ब्लैकआउट लागू कर आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखा गया। घंटाघर, ISBT, आराघर और रायपुर जैसे इलाकों में बमबारी के हालात बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। प्रशासन, पुलिस, सेना, NDRF और SDRF की संयुक्त टीमों ने मिलकर घायलों को निकालने, अस्पताल पहुंचाने और बम निष्क्रिय करने का अभ्यास किया।
इस ड्रिल के जरिए आपात स्थिति में समन्वय और त्वरित कार्रवाई की क्षमता का परीक्षण किया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में तीर्थ यात्रा सीजन शुरू होते ही वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। वन विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएफओ रजत सुमन के मुताबिक आग लगाने में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जा रहा है। हाल ही में कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया। उन्होंने साफ कहा है कि दोषियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जंगलों में आग ना लगाएं और सतर्क रहें। वनाग्नि की घटनाओं में लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसके तहत जो है हम 6 महीने तक की कारावास का इसमें प्रावधान है और उसको हम अमल में भी लेके आ रहे हैं। हाल ही में जो ड्राई स्पेल है हमारा, तो उसमें मतलब काफी थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है एंड इसमें जो यहाँ पे तापमान है वो काफी बढ़ रहा है और इस दौरान काफी जगह में लोग आग लगा रहे हैं एंड इसके कारण जो है कि एक काफ़ी हमारे लिए भी चिंता की सिचुएशन निकल के आती है। एंड इस दौरान लगभग हमने देखा है कि अराउंड जो 20 से ऊपर हमारे ऐसे इंसिडेंट्स निकल के हैं जिसमें हमारे आरक्षित वन, रेवेन्यू फॉरेस्ट एंड वन पंचायत के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे ये आग लगी हैं, जिसमें लगभग 15 हेक्टेयर से ऊपर का एरिया जो है तो उसमें क्षेत्रफल में इफेक्ट हुआ है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और हेलीपैड सुविधाओं की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। निरीक्षण के दौरान हेली सेवाओं, यात्री सुविधाओं और आपात व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया गया। हेली सुविधाओं की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार के द्वारा, डीजीसीए के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए उनका अनुपालन कराया जाएगा। मेरे द्वारा भी हेलीपैड का निरीक्षण किए गए हैं। हमारी टीम कंटिन्यूसली हेलीपैड पर जो मानक हैं उनको एस्टेब्लिश कर रही है और निरीक्षण भी कर रही है, चाहे वो फायर सेफ्टी हो और चाहे वो माइनर रिपेयर वर्क हो। जो नंबर ऑफ सॉर्टीज हैं उस पर कैपिंग की गई है, उसका अनुपालन कराया जाएगा। जो हमारे सिरसी और फाटा में जो हमारे हेलीपैड्स हैं उनका भी निरीक्षण किया गया है फायर सेफ्टी के दृष्टिकोण से। एक यह भी प्रयास किया गया है कि हर एक हेलीपैड पर स्वयं सहायता समूह के जो उत्पादों की बिक्री के लिए काउंटर विशेषता लगाया जाए। तो मुझे लगता है कि इससे स्वयं सहायता समूह और महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की ओर भी एक बड़ा कदम होगा। ये हरिद्वार में चारधाम यात्रा को देखते हुए खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में लगातार छापेमारी की जा रही है। बहादुराबाद क्षेत्र में 14 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जहां कई जगह फूड लाइसेंस और डिस्प्ले बोर्ड नहीं मिलने पर नोटिस जारी किए गए। खराब तेल, गलत रजिस्ट्रेशन और जरूरी दस्तावेज न होने पर भी कार्रवाई हुई है। चंडी मंदिर से गैंडी खाता तक 9 ढाबों की जांच में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। अधिकारियों ने साफ कहा है कि यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। देहरादून के त्यूणी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसा हटाल और फिडिज पुल के बीच हुआ, जिसमें वाहन करीब 200 से 250 मीटर नीचे गिरा। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। वाहन में सवार चालक विपिन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने शव को खाई से बाहर निकालकर सड़क तक पहुंचाया और पुलिस को सौंप दिया है। हादसे के कारणों की जांच हो रही है। हरिद्वार के सिरकुल क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। नेहरू कॉलोनी में किराए के मकान में युवक का शव पंखे से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान लखीमपुर निवासी आकाश के रूप में हुई है, जिसकी करीब 9 महीने पहले शादी हुई थी। पत्नी के मुताबिक सुबह सब ठीक था, लेकिन शाम को कमरा अंदर से बंद मिला। दरवाजा तोड़कर देखा तो फंदे पर लटका था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। देहरादून में शुक्रवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी ने शिष्टाचार भेंट की है। लोक भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान संजय नेगी ने आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा। इस मौके पर आयोग के सचिव गौरधन सिंह भी मौजूद रहे।
एक्साइटेड है देखने के लिए कि जो हमने मेहनत की थी क्या उसका रिजल्ट आया? क्या आपका रिजल्ट आ गया? हाँ, कितनी परसेंट आई? अभी परसेंटेज हमें निकालनी पड़ेगी। सेकंड डिवीजन आई है। सेकंड डिवीजन आई है। कितनी मेहनत करी थी? कितनी देर पढ़ते थे आप एग्जाम के लिए? पढ़ा नहीं था, मतलब उसी टाइम तब रिजल्ट निकला मैंने तभी खोल दी, मतलब उस टाइम पे याद नहीं करा था, मैंने खुद ही देने चली गई थी ऐसे रिजल्ट में। अच्छा, तो अच्छे गए आपके? हाँ। क्या बात है। आपका रिजल्ट? ये मेरी बहन है। बहन है। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चे अपना रिजल्ट देख रहे हैं और आपसे मैं जानूंगी आप कौन सी क्लास में? मैम 10th एग्जाम दिया, अभी 11th में जाऊंगी। तो आपके परसेंटेज निकल गए? ये मैम निकाल रहे हैं अभी। अच्छा, कैसे गए थे एग्जाम? मैम ठीक ही गए थे, एक्सपेक्टेशन नहीं थी मुझे कि मैं फर्स्ट डिवीजन से मैं पास हुई। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मेरी मेहनत रंग लाई। क्या बात है। आप भी 10th में? यस मैम। कितनी परसेंटेज? सेकंड डिवीजन। सेकंड डिवीजन आई है? यस मैम। क्या बात है। कितनी खुशी हो रही है कि मेहनत रंग ला गई? बहुत खुशी हो रही है मुझे तो, ये पास हो चुकी हूँ मैं। वैसे डर लग रहा था कि नहीं हो पाऊंगी, पर सेकंड डिवीजन अच्छी आई मेरी। क्या बात है। हमारे साथ प्रधानाचार्य भी हैं स्कूल की, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है टीचर्स के भी और प्रधानाचार्य की भी। मैम, क्योंकि बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन में आ रहे हैं बच्चे, बिल्कुल कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल अच्छा देख रहे हैं, बड़ा पॉजिटिव वे में देख रहे हैं और बहुत अच्छा आएगा। अभी हमारे एक दो, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू रोल नंबर चल रहे हैं, तो अभी हमारे बच्चे हैं जो जरूर कोई न कोई पोजीशन लाए होंगे और गत वर्षों की तरह मुझे लगता है क्वालिटी वाला रिजल्ट जरूर होगा। क्या बात है। तो देखिए, बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं और उसमें स्कूल के पेरेंट्स का भी रहता है और टीचर्स का भी रोल रहता है। कौन सी क्लास में है? 10th A में थी, अब 11th में आई हूँ। क्या बात है। तो फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन? सेकंड डिवीजन। खुश हैं अपनी परफॉर्मेंस? बहुत ज्यादा। अच्छा, कितनी मेहनत करी थी? क्योंकि बोर्ड्स के लिए बहुत डर लग रहा होगा पहले। बहुत ज्यादा। मैंने तो एक रात पहले पढ़ाई करी थी और ऐसे पेपर देने चली गई थी। मेरे को कुछ उम्मीद नहीं थी, पर मैं हो गई पास। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे क्या करना है? आप तो 12th है, कुछ सोचा है आगे के लिए? हाँ जी, मैं पहले 12th पास करके BA करूंगी, BA के बाद लॉ का कोर्स करूंगी। क्या बात है। तो देखिए, हम देख रहे हैं कि बेटियां हर क्षेत्र में आगे हैं और ये क्योंकि बालिका इंटर कॉलेज है, बड़ी संख्या में बेटियां पढ़ती हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर कर रही हैं और जो 10th और 12th पूरे प्रदेश के जो यूके बोर्ड के रिजल्ट आए उसमें भी सबसे ज्यादा बाजी बेटियों ने मारी है। तो हम देख सकते हैं कि जो मेहनत है वो भी रंग लाई है और बहुत अच्छा रिजल्ट इस बार निकल के आया है। जी बिल्कुल, तो रिजल्ट अच्छा आया है और अच्छी बात यह है कि बेटियों ने एक बार फिर से बाजी मारी है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और जैसा कि शुभांगी जानकारी दे रही हैं कि चाहे वो 12वीं की बात करें या फिर 10वीं की बात करें, दोनों ही परीक्षाओं में बेटियों ने ही बाजी मारी है। लेकिन जैसा कि शुभांगी, आपने कई बेटियों से बातचीत की है और उनका ये कहना है कि सेकंड डिवीज़न आई है, उनको तो इस बात की भी उम्मीद नहीं थी। एक रात पहले उन्होंने पढ़ाई की, परीक्षा दी और उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, अच्छे मार्क्स वो लेकर आई हैं। बिल्कुल, देखिए अधिकतर ये देखने को मिलता है, बच्चों का ये कहना होता है कि हम साल भर तो उतनी पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स होता है, खासकर जब बोर्ड्स होते हैं, तो हम कुछ वक्त पहले ही अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन तब भी जब अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो खुशी एक अलग तरीके की होती है। आप भी 10th में हैं? जी मैम, मैं भी 10th में हूँ। अभी पास हो गए? नो मैम, अभी रिजल्ट देखना है, बाकी है अभी रिजल्ट देखना। कैसा एग्जाम गया था? अच्छा गया था? मैम अच्छा तो गया था, पर मैम घबराहट है। जी मैम। तो देखिए, कुछ बच्चे अभी इंतजार कर रहे हैं, अपनी परसेंटेज निकाल रहे हैं। मैम जो है उनकी मदद कर रही हैं यहाँ से, उनकी डिवीजन देखने के लिए कि फर्स्ट डिवीजन आई है, सेकंड डिवीजन आई है, कैसे पास हुए। तो कुल मिलाकर जो मेहनत होती है एक बोर्ड्स के लिए, पूरे साल भर बच्चे मेहनत भी करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम एग्जाम से पहले मेहनत करते हैं, बट जो वो पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन में आए, तो उनकी खुशी एक अलग तरीके की है और वो आगे का फ्यूचर अपना देख रहे हैं, सोच रहे हैं। एक बार थोड़ी सी बात और करेंगे, क्योंकि बालिका इंटर कॉलेज में हम हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ, आपसे हमने बात भी करी। आगे आप किस तरीके से अब और मेहनत करने वाले हैं? कितने, कैसा लग रहा है? जैसा सोचा था वैसा रिजल्ट है? जैसे सोचा था उससे तो अच्छा ही आया है, तो आगे और भी मेहनत करेंगे हम लोग कि इससे भी अच्छा आ सके बस। अच्छा, सबसे ज्यादा मेहनत आपके साथ किसने की है? भाई मम्मी पापा ने की, क्योंकि हमसे ज्यादा मम्मी और पापा को टेंशन थी कि रिजल्ट आया कि नहीं आया, तो उन्हीं ने करी हमारे पीछे। पेरेंट्स खुश हैं आपके रिजल्ट से? अभी हमने बताया नहीं है, अभी बताऊंगी फोन करके। आपके साथ सबसे ज्यादा टीचर्स रहते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, पेरेंट्स मेहनत करते हैं, किसने मेहनत करी सबसे ज्यादा? मैम, मेरे साथ तो मेरे मम्मी पापा, मेरे टीचर्स दोनों ने मेहनत करी है, क्योंकि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि बेटा तुम कर सकते हो। मैं आज खुश हूँ क्योंकि मेरे नंबर अच्छे आए, क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, मेरे को सपोर्ट किया। और खास करके मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि वो रात, मैं पढ़ती थी, वो रात भर बैठ के मेरे साथ पढ़ते थे कि मेरी बेटी को कुछ नहीं समझ आ रहा तो मेरे मम्मी पापा मेरे से बोलते कि बेटा मेरे से पूछ जो नहीं आ रहा समझ में। तो मैं दोनों को थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया बस। क्या बात है। तो आप देखेंगे कि खुशी आज बच्चों में जो उत्साह है वो अलग ही है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है उससे पहले नर्वसनेस अलग होती है और आपकी खुशी अलग है।
जी, बहुत धन्यवाद आपका शुभांगी, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन इस बीच सीधे आपको देहरादून ले चल रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। आपको बता दें कि हिमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के मौके पर वो कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार ने अनेक पदों पर अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी 107वीं जयंती है। मैं उनको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूं। और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं कि एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर, उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार ने अनेक पदों पर रहकर अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्त करने में, साफ सफाई से काम करने में और एक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई उस समय लोगों के साथ बहुत सहजता से, अनेक बार उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो उनके सामने कभी झुके नहीं, हमेशा डटे रहे। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा है। हम उनके पदचिन्हों पर चलते हुए राज्य को, जो उनके समय में बहुत सारे काम, उनकी लोकप्रियता थी, उसके कारण से आज अनेक संस्थान, अनेक विश्वविद्यालय हमारे राज्य के उनके नाम से चल रहे हैं। आगे भी हम उस दिशा में उनके जीवन से प्रेरणा लेकर काम करेंगे। मैं उनको उनकी जयंती पर नमन करता हूं। आज उनके सुपुत्र श्री विजय बहुगुणा हम सबके वरिष्ठ नेता हैं, लगातार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सौरभ जी उनके सुपुत्र हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। सुबोध भाई, इन्होंने भी काम किया उसके साथ। और विवेकानंद खंडूरी जी, मैं इनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि हर बार यहाँ पर जो है वो इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हम सब उनका स्मरण हमेशा करते रहेंगे। उनको सत नमन। पूरे परिवार की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का और बाकी लोगों जो आज श्रद्धांजलि सभा में और हरिद्वार से एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है और स्कूल टाइम में इसीलिए बदलाव किया गया है। ये बड़ी जानकारी 27 अप्रैल से 26 मई तक का जो नया शेड्यूल है वो लागू किया गया है, जिसमें बच्चों की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा फैसला हुआ है। स्कूलों में पानी, ORS और वेंटिलेशन के निर्देश जारी किए गए हैं। DM मयूर दीक्षित ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। कक्षा 5 तक सुबह 7:30 से लेकर 12 बजे तक कक्षाएं चलेंगी, जबकि कक्षा 6 से और 12 तक की जो कक्षाएं हैं वो सुबह 7:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक चलेंगी। तेज धूप में खेल कूद, बाहरी गतिविधियों पर रोक रहने वाली है। यह फैसला इसलिए हुआ है क्योंकि जिस तरीके से अब हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उसके चलते ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया। हरिद्वार के कांगड़ी गांव में दर्दनाक हादसे में बोरवेल के गड्ढे में फंसे मजदूर का शव बाहर निकाल लिया गया है। करीब 10 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मजदूर मनोहर को निकाला गया और जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे निर्माणाधीन मकान में बोरिंग के दौरान यह हादसा हुआ था, जब मजदूर गड्ढे में दब गया। राहत और बचाव कार्य टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। नाम के एक व्यक्ति थे जो एक बोर कर रहे थे और क्योंकि लूज सॉइल थी तो वो मिट्टी गिरने से वो उसमें दब गए थे। तो इसकी सूचना लगभग 10:30 बजे के आसपास ये प्राप्त हुई। उसके बाद रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ, लेकिन बार बार चूँकि सॉइल बहुत लूज थी, जैसा कि आप लोग भी देख ही रहे थे, कई बार प्रयास करने पर भी लूज सॉइल ऊपर से गिर रही थी और उसको रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही थी। यही सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन यहाँ पे हमारी NDRF की टीम थी, SDRF की टीम थी, प्रशासन और पुलिस की पूरी टीमें थी, उनके सहयोग से इसे पूर्ण कर लिया गया। देहरादून में देर रात एयर अटैक की काल्पनिक सूचना पर बड़ा मॉकड्रिल किया गया। इस दौरान शहर में ब्लैकआउट लागू कर आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखा गया। घंटाघर, ISBT, आराघर और रायपुर जैसे इलाकों में बमबारी के हालात बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। प्रशासन, पुलिस, सेना, NDRF और SDRF की संयुक्त टीमों ने मिलकर घायलों को निकालने, अस्पताल पहुंचाने और बम निष्क्रिय करने का अभ्यास किया।
इस ड्रिल के जरिए आपात स्थिति में समन्वय और त्वरित कार्रवाई की क्षमता का परीक्षण किया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में तीर्थ यात्रा सीजन शुरू होते ही वनाग्नि की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। वन विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएफओ रजत सुमन के मुताबिक आग लगाने में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जा रहा है। हाल ही में कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया। उन्होंने साफ कहा है कि दोषियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जंगलों में आग ना लगाएं और सतर्क रहें। वनाग्नि की घटनाओं में लोग संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उसके तहत जो है हम 6 महीने तक की कारावास का इसमें प्रावधान है और उसको हम अमल में भी लेके आ रहे हैं। हाल ही में जो ड्राई स्पेल है हमारा, तो उसमें मतलब काफी थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है एंड इसमें जो यहाँ पे तापमान है वो काफी बढ़ रहा है और इस दौरान काफी जगह में लोग आग लगा रहे हैं एंड इसके कारण जो है कि एक काफ़ी हमारे लिए भी चिंता की सिचुएशन निकल के आती है। एंड इस दौरान लगभग हमने देखा है कि अराउंड जो 20 से ऊपर हमारे ऐसे इंसिडेंट्स निकल के हैं जिसमें हमारे आरक्षित वन, रेवेन्यू फॉरेस्ट एंड वन पंचायत के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे ये आग लगी हैं, जिसमें लगभग 15 हेक्टेयर से ऊपर का एरिया जो है तो उसमें क्षेत्रफल में इफेक्ट हुआ है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट विशाल मिश्रा ने यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और हेलीपैड सुविधाओं की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। निरीक्षण के दौरान हेली सेवाओं, यात्री सुविधाओं और आपात व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया गया। हेली सुविधाओं की मॉनिटरिंग के लिए भारत सरकार के द्वारा डीजीसीए के द्वारा उत्तराखंड सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए उनका अनुपालन कराया जाएगा। मेरे द्वारा भी हेलीपैड का निरीक्षण किए गए हैं। हमारी टीम कंटिन्यूसली हेलीपैड पर जो मानक हैं उनको एस्टेब्लिश कर रही है और निरीक्षण भी कर रही है, चाहे वो फायर सेफ्टी हो और चाहे वो माइनर रिपेयर वर्क हो। जो नंबर ऑफ सॉर्टीज हैं उस पर कैपिंग की गई है, उसका अनुपालन कराया जाएगा। जो हमारे सिरसी और फाटा में जो हमारे हेलीपैड्स हैं उनका भी निरीक्षण किया गया है फायर सेफ्टी के दृष्टिकोण से। एक यह भी प्रयास किया गया है कि हर एक हेलीपैड पर स्वयं सहायता समूह के जो उत्पादों की बिक्री के लिए काउंटर विशेषता लगाया जाए। तो मुझे लगता है कि इससे स्वयं सहायता समूह और महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की ओर भी एक बड़ा कदम होगा। ये हरिद्वार में चारधाम यात्रा को देखते हुए खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में लगातार छापेमारी की जा रही है। बहादुराबाद क्षेत्र में 14 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जहां कई जगह फूड लाइसेंस और डिस्प्ले बोर्ड नहीं मिलने पर नोटिस जारी किए गए। खराब तेल, गलत रजिस्ट्रेशन और जरूरी दस्तावेज न होने पर भी कार्रवाई हुई है। चंडी मंदिर से गैंडी खाता तक 9 ढाबों की जांच में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। अधिकारियों ने साफ कहा है कि यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। देहरादून के त्यूणी क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। हादसा हटाल और फिडिज पुल के बीच हुआ, जिसमें वाहन करीब 200 से 250 मीटर नीचे गिरा। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। वाहन में सवार चालक विपिन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने शव को खाई से बाहर निकालकर सड़क तक पहुंचाया और पुलिस को सौंप दिया है। हादसे के कारणों की जांच हो रही है। हरिद्वार के सिरकुल क्षेत्र में एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। नेहरू कॉलोनी में किराए के मकान में युवक का शव पंखे से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान लखीमपुर निवासी आकाश के रूप में हुई है, जिसकी करीब 9 महीने पहले शादी हुई थी। पत्नी के मुताबिक सुबह सब ठीक था, लेकिन शाम को कमरा अंदर से बंद मिला। दरवाजा तोड़कर देखा तो फंदे पर लटका था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। देहरादून में शुक्रवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी ने शिष्टाचार भेंट की है। लोक भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान संजय नेगी ने आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपा। इस मौके पर आयोग के सचिव गौरधन सिंह भी मौजूद रहे।
और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।